Welcome. थैंक यू तबलीन जी. Thank you for coming. थैंक्स टू यू decoded दी सारी. अरे सर ते फिर पंजाबी हो गया. दिल्ली में क्या फिर से केजरीवाल जी आएंगे? 100% आएंगे, 100% आएंगे. आपको कभी ऑपोजिशन से ऑफर नहीं आया कि आ जाओ? रिसेंटली मतलब 2025 के इलेक्शन से पहले अतीशी जी को सीएम दिल्ली का बना दिया गया, तो वाई हर? तो अतीशी जी को सीएम बनाया गया क्योंकि वो उनको गवर्नेंस का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है. जब भी कोई मिनिस्टर बनता है तो उसके अंदर थोड़ा सा प्राइड या चाल ढाल में थोड़ा फ़र्क तो आ ही जाता है. मैं अपने ऊपर ये चेक रखता हूँ कि मेरे को कभी गुस्सा ना चढ़े, मैं सबसे पोलाइटली डील करूँ. आप मुझे अपनी पर्सनल फेवरेट जगह बताओ तिलक नगर में. आप क्या रेकमेंड करोगे कि यहाँ का खाना तो खाना ही चाहिए? बिल्कुल खाना ही खाना, और इतनी वैरायटी है, समोसे, कचौड़ी, पकोड़े, मोमोज. सीसीटीवी लगाने से कोई क्राइम रेट में फ़र्क आया? क्राइम को, केस को क्रैक करने में, अभी कहीं क्राइम होता है तो सबसे पहले पुलिस वाले जाके पूछते हैं यार वो केजरीवाल वाले कैमरे का लगे ढूंढो. मैं अमन पसंद हूँ, मेरे शहर में दंगा रहने दो, लाल हरे में मत बांटो, मेरी छत पे तिरंगा रहने दो. क्या बात है. वेलकम. थैंक यू तलीन जी. थैंक यू फॉर कमिंग. थैंक्स टू यू डिकोडेड की सारी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया. बिल्कुल कंफर्टेबल हो? हाँ बिल्कुल कंफर्टेबल, और बहुत सुंदर, बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल, वेरी स्पेशल. आपका सेटअप बहुत अच्छा है. थैंक यू. आई होप यू डोंट माइंड कि हम आज का पॉडकास्ट बिल्कुल रॉ करेंगे, नेचुरल करेंगे. हाँ बिल्कुल, आप फ्री हो, कुछ भी आप पूछ सकते हैं, और मैं पूरी ये कोशिश करूँगा कि हर चीज़ का बिल्कुल दिल से और बिल्कुल साफ सुथरा जवाब दूँ. मेरा पहला क्वेश्चन जी, जो मैक्सिमम लोगों का होगा कि दिल्ली में क्या फिर से केजरीवाल जी आएंगे? 100% आएंगे, 100% आएंगे. और मुझे लगता है कि जो पिछले 4 महीने के दौरान दिल्ली वालों ने फेस किया है कि कोई सरकार बनती है तो लोगों को उम्मीद होती है, इसी उम्मीद से लोग वोट डालते हैं कि ये जो लोग वादे कर रहे हैं ना, ये सरकार बनने के बाद पूरे करेंगे. तो जो मौजूदा भाजपा की सरकार है, इसने उन वादों के उल्ट किया है. आप देख सकते हैं दिल्ली में बिजली के कट जी. लगने शुरू हो चुके हैं. लोगों ने कहना शुरू कर दिया है भाजपा ही बिजली गई. और प्राइवेट स्कूलों की फीसेस बढ़ना फिर से शुरू हो गई. गरीब लोग, आम लोग बेतहाशा परेशान किए जा रहे हैं, उनका रोज़गार ख़त्म किया जा रहा है, उनके घर उजाड़े जा रहे हैं. जबकि वोट किस लिए, क्या कह के मांगा था कि जहाँ झुग्गियाँ में मकान देंगे. अब हर दिन एक क्लस्टर तोड़ दिया जाता है, सैकड़ों लोगों को बेघर कर दिया जाता है. ये सरकार के काम नहीं होते. हम भी नहीं चाहते कि दिल्ली के अंदर झुग्गियों में लोग रहें, हम तो चाहते हैं लोग फ्लैट्स के अंदर रहें. पर सरकार की ये जिम्मेवारी है कि उनको रिहेबिलिटेट करे, उसकी रिहेबिलिटेशन का प्रॉपर अरेंजमेंट करे. अभी जो सरकार है इनको कुछ समझ नहीं आ रहा, भाई कर दो, सोचेंगे बाद में. तो ये लोगों की जो बद्दुआ सरकार ले रही है, काम तो नहीं कर पा रही, पर ऊपर से जो बद्दुआ ले रही है, इसका खामियाजा इनको अगले चुनाव में मिलेगा. और लोग मेन जो बात है, लोग केजरीवाल को याद कर रहे हैं कि वो सरकार अच्छी थी, जिन्होंने पहली बार ऐसे काम करके दिखाए जो आज तक किसी सरकार ने नहीं किए थे. दिल्ली वालों के लिए अच्छे स्कूल बनाए, सरकारी स्कूलों को प्राइवेट के जैसा बनाया, बिजली फ्री की, पानी फ्री किया, दिल्ली को दुनिया का सबसे ज़्यादा सीसीटीवी वाला शहर बनाया, हेल्थ में शानदार काम किए, मोहल्ला क्लिनिक बनाए. तो लोगों का एक सरकार से एक्सपेक्टेशन और ज़्यादा बढ़ गई थी और लोगों का भरोसा कायम हुआ था. तो फिर अब षड्यंत्र करके बीजेपी ने सरकार तो बना ली है और सरकार काम नहीं कर पा रही. लोगों को इस चीज़ का पछतावा हो रहा है कि हमने बीजेपी को वोट क्यों दिया. चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं. माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि आप 4 बार से लगातार दिल्ली की विधानसभा सीट तिलक नगर से जीत रहे हो. 4 बार लगातार जीतने का क्या कारण हो सकता है? देखिए अल्टीमेटली तो फैसला लोगों ने करना होता है. जो वोट डाल के लोग आपको चुनते हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है.
ऐसे भी बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जहाँ पर लोग हर बार ही एमएलए चेंज कर देते हैं। जी। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब मैं पहली बार इलेक्शन लड़ रहा था तो तब तो हम मौका मांग रहे थे, जी एक मौका हमारे को, तो हम सिस्टम चेंज करना चाहते हैं। लोगों ने हमारे को एक मौका दिया। उसके बाद जिस किस्म की राजनीति आम आदमी पार्टी कर रही है वो बड़ी डिफरेंट टाइप की है। इसमें ये रिजल्ट ओरिएंटेड पॉलिटिक्स है। सिंपल ये कहने के लिए बड़ी बात है, पर छोटी सी लाइन है कि अगर हमने काम किया है, अगर हमारा काम पसंद आया तो वोट दो, नहीं तो वोट मत दो। ये कहने के लिए हिम्मत चाहिए, या ये कहने के लिए काम किया होना चाहिए। तो लोगों को हम यही कहते हैं जाके, भी हमारा काम अच्छा लग रहा है तो हमें फिर से आप मौका दो, इससे भी हम अच्छा काम करेंगे। तो लोग एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चौथी बार मेरे को ये मौका दे चुके हैं। और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने लोगों का जो इतना मेरे पे एतबार करते हैं। और मेरी भी ये कोशिश रहती है कि मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने लोगों के लिए, अपने तिलक नगर कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए काम करता रहूँ। वो प्यार तो लोगों का दिख जाता है सोशल मीडिया पर या इवेंट्स पर, जब वो आपसे मिलते हैं, बिल्कुल, आपको ब्लेसिंग्स देते हैं। मैं बहुत अपने तो आप वो को एविडेंट है काफ़ी। खुश नसीब मानता हूँ कि मेरी हैसियत से ज़्यादा लोग मेरे को प्यार करते हैं, मुझ पर विश्वास करते हैं। और कोशिश मैं यही करता रहता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों के लिए काम करूँ। आपकी जीती हुई सीट पर ऑपोजिशन की तो नज़र होगी। जी बिल्कुल। इस बार तो पूरे वेस्ट दिल्ली के अंदर एक ही सीट हम जीत पाए और वो तिलक नगर सीट है। तो मेरे लोगों का विश्वास है मेरे ऊपर। और आसपास की सीटों पर भी लोग पछतावा महसूस कर रहे हैं कि हमने बीजेपी को वोट क्यों दिया। और मुझे लगता है कि गलती अब, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है कि 5 साल बाद ही दोबारा इलेक्शन आएंगे, तो लोग इस गलती को अच्छी तरह से सुधारेंगे और बहुत अच्छे मार्जिन से, बहुत अच्छी मेजोरिटी से दिल्ली में फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। एक गलती जनता को 5 साल भुगतनी पड़ती है। बिल्कुल। और खैर चुनाव तो अब आने वाले समय में एमसीडी के भी होंगे, फिर लोकसभा के भी होंगे, तो लोग इस गलती को अच्छे से सुधारेंगे। आपको कभी ऑपोजिशन से ऑफर नहीं आया कि आ जाओ पलट लो? 2013 में जब आम आदमी पार्टी पहली बार इलेक्शन लड़ी, ये मैं बताने जा रहा हूँ, बड़ी हैरानी वाली बात होगी। पिछले कुछ सालों में तो पूरे देश ने देखा किस तरीके से अलग अलग स्टेट्स के अंदर बीजेपी ने हॉर्स ट्रेडिंग की, सरकार बनाने के लिए ओपोजिशन के एमएलए तोड़े, खरीदे, री इलेक्शन कराया, जैसे मर्जी महाराष्ट्र, बिहार, अलग अलग स्टेट्स में हमने इस चीज़ के एग्जाम्पल देखे। 2013 के अंदर जब आम आदमी पार्टी ने पहला इलेक्शन लड़ा तो 32 सीटें उनकी थी, 28 सीटें हमारी थी। कुछ एमएलए उनको चाहिए थे सरकार बनाने के लिए। उस टाइम पे बीजेपी के बड़े लीडर्स ने मेरे को अप्रोच किया। मैंने अपने कन्वीनर साहब को बताया और उन्होंने कहा जी सुन के आओ ये क्या कहते हैं। मैं सुन के भी आया और ये खबर अगले दिन मीडिया पे चल गई, जी बीजेपी के लोगों ने मेरे से कांटेक्ट किया है। तो उसके बाद से अब तक उन्होंने हिम्मत नहीं की दोबारा मेरे से बात करने की। आपकी पार्टी से तो मिनिस्टर्स कहीं जा चुके हैं प्रेजेंटली, एक तो कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं जी। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि चेंज कर लेते हैं? नहीं, मेरे को वहाँ ज़्यादा स्कोप है। नहीं, मैं अपने लिए ना सोच के, कभी भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आपको ये सोचना चाहिए कि आपने शुरुआत कहाँ से की थी और क्यों की थी। हम एक सोच के साथ जुड़े थे और उस सोच के साथ ही हम जुड़े रहेंगे। पर्सनल फ़ायदा नुकसान इसमें नहीं देखना। भाई मेरे को, मैं वहाँ जाऊँगा तो मेरे को ज़्यादा गेन हो जाएगा, मेरे को ये मिल जाएगा, ये मैं नहीं देखता। मैं जिस सोच के साथ जुड़ा था मैं उस सोच पे चलता रहूँ मजबूती से, मेरे लिए ये चीज़ ज़्यादा मायने रखती है। आप स्टार्टिंग से अरविंद केजरीवाल जी से जुड़े रहे हैं और दिल्ली में ही वॉज द फेस ऑफ आम आदमी पार्टी, बट रिसेंटली मतलब 2025 के इलेक्शन से पहले अतिशी जी को सीएम दिल्ली का बना दिया गया। तो वाई हर? मेरा क्वेश्चन है कि क्या उनके और केजरीवाल जी के लीडरशिप गोल्स या गवर्नेंस का स्टाइल सेम है? क्या सिमिलैरिटीज़ है दोनों में? पहली बात, अरविंद केजरीवाल जी जो अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स चल रही है, जो काम की पॉलिटिक्स है, जो ईमानदार राजनीति है, उसका सिंबल पूरे देश के अंदर है। किन्हीं राजनीतिक कारणों से वो जब सीएम नहीं रहे तो अतिशी जी को सीएम बनाया गया, क्योंकि वो उनको गवर्नेंस का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। हम शुरू से देख रहे हैं कि जब वो एमएलए भी नहीं थी
तब भी एजुकेशन के अंदर, गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर उन्होंने बहुत काम किया, बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस होल्डर और एलिजिबल वो रही, और जितना टाइम वो सीएम रही उन्होंने बखूबी काम किया। कॉन्ट्रीब्यूशंस तो उनके बहुत सारे जी। हैं, उन्होंने रूरल एरियाज़ में भी बहुत बहुत जाके काम किया, और शुरू से मूवमेंट के टाइम से ही, जब पार्टी नहीं बनी थी तब से वो एक्टिव हैं हमारे साथ, और बहुत अच्छा काम, बहुत एक्सपीरियंस्ड और बहुत पोलाइट और रिजल्ट डिलीवर करने वाली पर्सनैलिटी है। जब भी कोई मिनिस्टर बनता है तो उसके अंदर थोड़ा सा प्राइड या चाल ढाल में थोड़ा फ़र्क तो आ ही जाता है। आप अपना एक्सपीरियंस बताओ, कभी आपको ऐसा लगा घर जाके कि नहीं यार आज गलत हो गया, या आप अपने एरोगेंस पे, अपने प्राइड पे चेक रखते हो कि ये नहीं करना, ये रॉन्ग है? बिल्कुल। पहली बात तो ये सवाल मेरे इलाके के लोगों से होना चाहिए भी, क्या आपको लगता है कोई फ़र्क आया कि नहीं आया। और दूसरा, मैं कोशिश करता हूँ कि भाई फ़र्क ना आए। जिस तरीके से मैं पहले रहता था मैं उसी तरीके से रहता हूँ, और उन लोगों के आगे मैं एरोगेंट क्यों बनूँ जिनकी वजह से मैं ये बना हूँ। भाई जिन लोगों ने मेरे को इस मुकाम पे बिठाया है, जिन्होंने मेरे को इलेक्ट किया है, जिनकी वजह से ये पावर्स हैं, उनके आगे फिर क्या एरोगेंस दिखानी जिनकी वजह से आप ये बने हो। और मैं अपने ऊपर ये चेक रखता हूँ कि मेरे को कभी गुस्सा ना चढ़े, मैं सबसे पोलाइटली डील करूँ, और उस दिन मैं अपना ये फेलियर मानता हूँ अगर मेरे को किसी दिन गुस्सा चढ़े कि आज मैं इस चीज़ में फेल हुआ, मेरे को गुस्सा चढ़ा। काम कैसे रहते हो? कोई तो रीज़न मिल ही जाता होगा गुस्सा करने का, या अब आप कॉमन मैन नहीं हो, आप पब्लिक फिगर हो, लोगों को वैसे भी आजकल बहुत ज़्यादा छूट है, सोशल मीडिया पे आके कुछ भी बोल देते हैं। जी। और पब्लिक फिगर होने का एक डिसएडवांटेज तो होता है ना कि कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कमेंट कर सकते हैं, उसके बाद भी, पावर्स होने के बाद भी आप क्यों इतने हम्बल? असली इम्तिहान तो तभी होता है जब आप कुछ राइट। सामने वाले का कर पाओ और आप ना करो। वो आपको बुरा कह रहा तब भी आप उसका भला करो। हम एक तो खुशनसीब हैं कि हमारे को गुरबानी बहुत कुछ सिखाती है। गुरबानी में लिखा है, मीठत नीवी नान का गुण चंगियाइयाँ तत। भाई सारी दुनिया के गुण और अच्छाइयाँ अगर गिनो तो उसमें से मीठा बोलना, पोलाइटली बोलना और झुक के रहना, हम्बल रहना, ये बहुत बड़े गुण हैं। तो कोशिश करते हैं कि इनसे कुछ सीख पाएँ और इसी को हर दिन इम्प्लीमेंट भी कर पाएँ। मैंने सुना है कि आप डेली बेसिस पे, इंक्लूडिंग संडे, आप अपनी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी की जनता है उनसे मिलते हो, प्रॉब्लम सुनते हो, उनका सोल्यूशन निकालते हो, उनकी हेल्प करते हो। हाउ डू यू मैनेज इतने साल तक मेंटेन करके रखना? कितना डिफ़िकल्ट है? एक डिफ़िकल्ट कुछ नहीं है, अब ये रूटीन है, और हम कोई पार्ट टाइम या सीजनल सोशल वर्क नहीं करते। ये हमारा हर दिन का दिनचर्या है, और ये हम शौक़ से कर रहे हैं। किसी ने हमारे को फोर्सफुली इस प्रोफेशन में नहीं डाला। हम शौक़ से आए थे कि हम लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, हम इस सिस्टम को इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो उसके चलते लोगों की बदौलत अपने और परमेश्वर की कृपा से हमें एक जिम्मेवारी मिली है, और हम शौक़ से इस जिम्मेवारी को निभा रहे हैं। बहुत सारे लोग आपके पास आते होंगे या स्पेशल डिमांड्स करते होंगे कि आप प्लीज़ संडे को, सैटरडे को इवेंट्स अटेंड कर लो, है ना? तो आप फैमिली को टाइम कैसे देते हो, मैनेज कैसे करते हो? मुझे लगता है चाहे इस टाइमिंग की बात है या ऑफिस के टाइमिंग की बात है, ज़िंदगी में एक बैलेंस हर चीज़ के लिए बना के रखना, ये सबसे बड़ी की ऑफ सक्सेस है। तो टाइमिंग मेंटेन करना, फैमिली की, ऑफिस की, ये अपने आप में बैलेंस रखता हूँ। और फैमिली भी पूरा कोऑपरेट करती है। मैं ऑफिस में हूँ तो फैमिली भी ऑफिस में आके मिल लेती है, और कोई इतनी कोई इसमें परेशानी नहीं है। सब अच्छे से मैनेज हो रहा है। और जैसे मैंने बताया कि हर चीज़ के लिए पैशन होना चाहिए। पैशन है तो चीज़ें अच्छे से मैनेज होती हैं। कई बार आप कम टाइम भी दो तो फैमिली एडजस्ट करती है, कई बार टाइम होता तो फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करते हैं। पर एक ज़िंदगी में प्रायोरिटी बन चुकी है कि लोगों ने अगर इस लायक बनाया कि हम लोगों के लिए कुछ कर पाएँ तो वो करना है। सेल्फ टाइम कैसे मिलता है, और सेल्फ टाइम पे क्या करते हो? कोई हॉबी, कोई स्पोर्ट, कोई बुक रीडिंग, नेटफ्लिक्स, क्या करते हो? सबसे पहले तो मैं शांत, चुप और एकांत, चाहे 5 मिनट मिल जाए, रहने की कोशिश करता हूँ। वो रहने से एनर्जी फिर से रीजनरेट होती है। और उसके अलावा टीवी नहीं देखता, स्क्रीन बहुत कम देखता हूँ, और खेलता हूँ। शाम को टाइम मिले तो बैडमिंटन खेलता हूँ।
सवेरे कोशिश करता हूँ कि हर दिन योगा, एक्सरसाइज, थोड़ा सा मेडिटेशन के लिए टाइम मिल जाए। तो अगर ये हो जाता है सवेरे से, अगर आप रात को लेट नहीं आए, सवेरे आपने टाइम से उठ के ये कर लिया रूटीन, तो पूरा दिन आपका बहुत एनर्जेटिक रहता है। ये ना हो किसी वजह से सवेरे जल्दी उठना पड़ जाए, तो उस दिन लगता है आज कुछ मिसिंग है। हाँ, तो दिन ये खाली बैलेंस खाली लगता अगर है। ये रूटीन बना रहे तो अच्छा रहता है। स्पोर्ट्स में सिर्फ बैडमिंटन खेलते हो, बचपन से खेल रहे हो? नहीं, बचपन से बिल्कुल नहीं, बचपन में तो टाइम नहीं मिला खेलने का। और अब कोशिश करता हूँ कि पूरा दिन, क्योंकि मैक्सिमम काम बैठ के या थोड़ा बहुत मूवमेंट रहती है, तो शाम को कोशिश करते हैं कि एक अच्छी फिजिकल एक्टिविटी भी हो जाए और एंटरटेनमेंट भी हो जाए। तो उसके लिए बैडमिंटन पिछले कुछ टाइम से खेल रहा हूँ। राइट। अब हाल ही में हम न्यूज़ में बहुत बार ये सुन चुके हैं कि जो फॉर्मर दिल्ली के सीएम हैं मिस्टर केजरीवाल और पंजाब के सीएम मान साहब, उनके रिलेशंस के बारे में काफ़ी न्यूज़ में आ रहा है कि उनके रिलेशंस कुछ ठीक नहीं है। तो आप तो दोनों को करीब से जानते हो, आपने दिल्ली में और पंजाब में भी, पंजाब के इलेक्शंस में आपका बहुत बड़ा रोल रहा है, तो आप करीब से जानते हो। अब आप इस न्यूज़ को प्लीज़ क्लैरिफाई करो, इसमें कितनी सच्चाई ये है? कोरी अफवाह है, इसमें इतनी सी भी सच्चाई है ही नहीं। अरविंद केजरीवाल जी हमारी पार्टी के कन्वीनर हैं, नेशनल कन्वीनर हैं। भगवंत मान जी पंजाब के सीएम हैं। तो जो नेशनल कन्वीनर और पंजाब के सीएम का रोल है, बिल्कुल वही उस तरीके से दोनों बड़े अच्छे से निभा रहे हैं। बिल्कुल भगवंत मान जी अरविंद केजरीवाल जी को अपना बड़ा भाई मानते हैं, वैसी रिस्पेक्ट देते हैं। और भगवंत मान जी पंजाब के अंदर बहुत शानदार काम कर रहे हैं, और पंजाब के लोग अब इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि हाँ, बदलाव तो आ रहा है। सरकार ने जो जो वादे किए थे, सरकार उनको पूरा कर रही है। और बहुत अच्छे रिलेशन है, बड़े प्रोटोकॉल से, बड़े आपसदारी में, बिल्कुल बड़े भाई छोटे भाई वाला रिश्ता है। तो हम बाकी ओपोजिशन परेशान रहती है इन चीज़ों से कि इनकी पार्टी में इतनी एकजुटता कैसे है। तो उनकी परेशानी, उनको मुबारक। हमारी पार्टी में बहुत अच्छे रिलेशन है। तो हम समझे कि वो रूमर्स हैं। और ये टोटली रूमर है, क्योंकि परेशान है। जैसे बाकी पार्टी में होता है कि लोग कोई बड़ी पावर में आ जाएं तो प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करते, पर इस मामले में मैं भगवंत मान जी को अप्रिशिएट करता हूँ। बहुत अच्छे से एक बड़े भाई की तरह वो रिस्पेक्ट भी देते हैं, पार्टी कन्वीनर की तरह रिस्पेक्ट भी देते हैं, और पूरी पार्टी ये कोशिश भी करती है कि पंजाब की सरकार अच्छे से चले। पंजाब के इलेक्शंस में आपका क्या कंट्रीब्यूशन था? मैं पॉलिटिकल अफेयर इंचार्ज पंजाब मैंने निभाया, और मेरे को इस चीज़ का बड़ा फ़ख्र है कि 2022 वाला इलेक्शन हम बहुत अच्छे मार्जिन से जीते। 117 में से 92 सीटें आम आदमी पार्टी जीती, और उस टाइम मेरे को सेवा निभाने का मौका मिला। एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन है आपसे कि आपके फेस पे 24/7 स्माइल कैसे रहती है, कैसे मेंटेन करते हो? कुछ तो मुझे लगता है ये कुदरत का मेरे ऊपर आशीर्वाद है, और जैसे मैंने पहले बताया, गुरबाणी हमको सिखाती है मीठा बोलना है, निभ के रहना है। और जब आप खुश रह रहे हो तो सबसे बड़ा अचीवमेंट तो आप अपने आप को ही सबसे बड़ा एक गिफ्ट दे रहे हो। आप खुश हो तो भाई, खुश रहना, परेशान रहना, दो स्थितियाँ हैं। तो खुश रहो तो सबसे बड़ा गिफ्ट तो आप अपने आप को ही दे रहे हो। परेशान हो, गुस्से में हो, तो आप सबसे ज़्यादा अपने शरीर को कष्ट दे रहे हो। तो ये मेरी कोशिश रहती है कि मैं खुश रहूं, और अगर मैं खुश रहता हूं और मेरे से कोई मिलने वाला आ रहा है, उसका मैं खुशी खुशी काम कर रहा हूं, तो जो वो दिल से अपने ब्लेसिंग से दे के जाता है, दुआ दे के जाता है, वो बहुत नायाब है। तो मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं सबसे खुशी खुशी डील करूं, और उनके जो काम हैं कई बारी हो पाते हैं, कई बारी नहीं हो पाते, पर आप एटलीस्ट अच्छे से बात कर लो तो उसका आधा दुख दर्द तो वैसे ही दूर हो जाता है। आप इतने इवेंट्स अटेंड करते हो, लोगों से मिलते हो, मतलब हमेशा पब्लिक में होते हो, तो अराउंड नॉइज़ रहती है, फ्रस्ट्रेशन होती होगी कभी, तो उस फ्रस्ट्रेशन को दूर कैसे करते हो? मैंने आपको बताया 5 मिनट कहीं भी, जब भी टाइम मिले, चाहे कम टाइम मिले, चाहे कुछ मिनट का टाइम मिले, आराम से बैठ जाओ शांति से, तो चीज़ें दिमाग से निकलना शुरू हो जाती हैं। नेगेटिविटी, फ्रस्ट्रेशन, थकावट, और एक कुदरत ने आपको ये दे रखा है, बस इसको आप कितना एक्सपीरियंस कर पाते हो, कितना अपनी ज़िंदगी के अंदर ढाल पाते हो, उस पर डिपेंड करता है। तो जब भी टाइम मिले, जिसको भी टाइम मिले, कुछ देर शांत रह के अपने आप से बात ज़रूर करें। किसी दिन बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत लगे शांत रहने की, तो गुरुद्वारे जाते हो?
पाठ करते हो? बिल्कुल, गुरुद्वारा मेरा हर दिन का रूटीन है और मेरे दिन की शुरुआत गुरुद्वारे जाने से ही होती है। सुभाष नगर में बाबा बुड्ढा साहब का गुरुद्वारा है, तो हम लंबे टाइम से वहाँ जुड़े हुए हैं और हर दिन की शुरुआत मैं वहाँ मत्था टेक के करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जी। वेस्ट दिल्ली और साउथ दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी विजिबल डिफरेंस दिखता है। साउथ दिल्ली एंटर करो तो ऐसा लगता है कि आप बहुत पॉश और रिच एरिया में आ गए, लेकिन वेस्ट दिल्ली में अभी भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं विच नीड्स टू बी रिपेयर। तो उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए, कुछ तो शुरू से जो दिल्ली जिस तरीके से बनी, थोड़ा सा कल्चर का फ़र्क है और अब मुझे लगता है कि वो ख़त्म होता जा रहा है। दिल्ली सारी एक जैसी बनती जा रही है और अब तो मैं देखता हूँ कि साउथ दिल्ली वाले वेस्ट दिल्ली आते हैं। कोई रजौरी गार्डन मार्केट से कुछ खरीदने आ रहा है, कोई तिलक नगर मार्केट से कुछ लेने आ रहा है। खाने पीने का जो मज़ा वेस्ट दिल्ली के अंदर है, कुछ लोग उसको एंजॉय करने आ रहे हैं, कुछ लोग पैसिफिक मॉल आ रहे हैं। और हमारी कोशिश है, सारी दिल्ली हमारी है, वैसे तो सारा देश हमारा है, पर अपना एरिया जहाँ के लोगों ने हमें चुना है, हम इसको बेस्ट बनाएं। तो वेस्ट दिल्ली को बेस्ट बनाने की हमारी ये कवायद जारी रहेगी और हम और ज़्यादा ऐसी चीज़ें क्रिएट करेंगे। हम वेस्ट दिल्ली को, एक जो डिफरेंस मेरे को नज़र आता था कि साउथ दिल्ली थोड़ी ज़्यादा ग्रीन लगती है, डेवलपमेंट तो हो ही रही है, वेस्ट दिल्ली को और ज़्यादा ग्रीन करने का हमारा सिलसिला, हम हर साल बहुत बहुत इंटेंसिवली इस पे काम करते हैं और बड़े लेवल पे प्लांटेशन करते हैं। और मुझे इस चीज़ की खुशी है कि वेस्ट दिल्ली पहले से ज़्यादा हरी भरी हो रही है, हर साल और ज़्यादा ग्रीन कवर हमारा बढ़ रहा है। ये ग्रीन कवर पेड़ लगाने का इनिशिएटिव कहाँ से आया? वैसे तो सरकार भी इस काम को हर साल करती है, पर ये मेरा भी फेवरेट एक कामों में से काम है। तो हर साल हम पूरी एक बहुत बड़ी टीम, बहुत सारी NGOs, पूरे एरिया के RWAs, एरिया के स्कूल्स, उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो, मार्केट एसोसिएशंस, बहुत सारे लोग मिलके, जो ये मानसून सीज़न चल रहा है, जो आजकल चल रहा है, इस सीज़न में हम इस ड्राइव पे लगते हैं। पूरी एक मुहिम बनती है और 2024 के अंदर हमने 1 लाख से ज़्यादा पौधे लगाए। इस साल हमने 2 लाख पौधों का टारगेट लिया और खुशी और तसल्ली इस बात की होती है कि लोग इसको बहुत ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जो ग्रुप्स मैंने आपको बताए, अपनी तरफ से फ़ोन करके पूछना शुरू हो जाते हैं, जी हमारे एरिया में कब प्लांटेशन होनी है। और आप देखेंगे तो दिल्ली जैसे शहर को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जहाँ जो एयर क्वालिटी कई बार बहुत ज़्यादा सवालों में आ जाती है और सांस से ज़्यादा ज़रूरी तो कुछ है ही नहीं। तो हर आदमी चाहता है कि वो साफ हवा में सांस ले, और लोग इस जिम्मेवारी को समझ के इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो हम इतना काम भी कर पाते हैं। राइट। आप काम करते हो, इनिशिएटिव लेते हो, लेकिन जब लोग उसको मतलब आइडेंटिफाई करते हैं या लोग उसको सराहते हैं तो वो अलग ही तरीके की एक अचीवमेंट होती है। वो किसी भी अवार्ड से आई थिंक बड़ी अचीवमेंट है, अकम्पलिशमेंट है कि दिल से एक अवार्ड मिलता है कि शायद मैं राइट पाथ पे हूँ, मैं कुछ तो ठीक कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। और ये जब मैं जाता हूँ लोगों के बीच में, और 5 साल बाद इसका प्रमाण भी मिलता है, जो सर्टिफिकेट मिलता है ना 5 साल बाद, वो इस चीज़ का सबसे बड़ा प्रूफ होता है कि आप जो कर रहे हो लोग उससे खुश हैं। जब भी कोई मिनिस्टर बनता है या किसी के पास भी किसी भी फॉर्म में पावर आती है, तो हर इंसान ये सोचता है कि मैं अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ ऐसा करूं, कोई पॉलिसी लेके आऊं। आप सिख हो, आप हमारे हिंदुस्तान में सिख माइनॉरिटी में है, तो आपने अभी तक अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ किया है? बिल्कुल, मुझे इस चीज़ की खुशी है कि दिल्ली के अंदर हमारी सरकार बनने से पहले तक जो सिखों की शादी रजिस्टर्ड होती थी वो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होती थी। तो दिल्ली के अंदर मेरे को ये सेवा करने का मौका मिला और आनंद मैरिज एक्ट लागू किया। अब जो सिख कपल्स हैं उनकी शादी आनंद मैरिज एक्ट के अंडर ही लागू होती है। ये एक अच्छी अचीवमेंट रही। उसके बाद एक बहुत ही मेरे दिल से जो बहुत करीब से जुड़ा मामला है, दिल्ली के अंदर 1984 के अंदर सिख कत्लेआम हुआ। इसको, क्योंकि वो परिवार मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में ही रहते हैं, बचपन से वो मेरे साथ, उनके बच्चे पढ़े हैं, बहुत नज़दीक से मेरे साथ, मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो हमेशा कहते थे पाजी ये दंगे कह देते हैं, 1984 दंगे कह देते हैं, जबकि दंगे तो थे ही नहीं, ये तो कत्लेआम था। तो इसको कागजों में, सरकारी दस्तावेजों में इसको कत्लेआम डिक्लेयर करवाओ।
ये मेरे को खुशनसीबी हासिल हुई कि दिल्ली विधानसभा के अंदर 1984 के आगे से दंगे शब्द को हटाकर उसे आधिकारिक तौर पर उसे कत्लेआम डिक्लेयर करवाया। इन परिवारों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, इनके घरों में कमाने वाले लोग मार दिए, तो इनके लिए जो इनकी रिहेबिलिटेशन के लिए इनको और ज़्यादा आसान करने के लिए काम हमने इनके मकानों की मरम्मत से लेकर कंपनसेशन से लेकर इनको 400 यूनिट हर महीने बिजली फ्री देने की स्कीम शुरू की। तो बहुत सारे काम ऐसे जो लगातार चल रहे हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि जहाँ भी सरकार की जिम्मेवारी है, जहाँ ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ ज़्यादा काम करना चाहिए। तो ये रूटीन है। प्रेजेंटली तो आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं है दिल्ली में, तो अब काम कराने में ज़ोर लगाना पड़ता है पहले से ज़्यादा? नहीं, एक चीज़ ये बीजेपी ने हमारे को सिखा दी कि हमें लड़ के अड़ के भिड़ के काम कराने हैं इनसे। आपको याद होगा 2016 के आसपास दिल्ली के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगने थे। तब के एलजी ने फाइल सिर्फ ये कह के रोक दी, इससे दिल्ली वालों की प्राइवेसी ख़त्म हो जाएगी। आप हैरान होंगे, 70 में से 67 सीटें जीतने वाली गवर्नमेंट का इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन जी, गोपाल राय जी, चार हमारे लीडर एलजी के ड्राइंग रूम में 7 दिन और 7 रात बैठे रहे कि ये फाइल साइन करो, हमारे दिल्ली वालों की सिक्योरिटी से जुड़ा मामला है। जब ये खबर इतनी ज़्यादा फैल गई और बीजेपी की थू होने लगी, तब उस प्रेशर में आकर एलजी ने वो फाइल साइन की। तो ये लड़के काम कराने की आदत हमारे को पड़ी हुई है। ये चैलेंजेस 10 साल से हम सीख चुके हैं। और आज उसका असर क्या हुआ उस पर्टिकुलर काम का, कि आज दिल्ली दुनिया में सबसे ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे वाला शहर बन चुका है। तो उनको काम रोकने की आदत है, हमें काम लड़ भिड़ के अपने लोगों के लिए कराने की आदत है। मुझे याद है जब ये चल रहा था सीसीटीवी वाला, तो हमारे दिल्ली को कंपेयर किया जा रहा था विद न्यूयॉर्क जी, कि सबसे ज़्यादा डेंसिटी ऑफ सीसीटीवी कैमरा बिल्कुल दिल्ली में होगा। बिल्कुल। सो वी आर आज थैंकफुल। दिल्ली वो अचीव कर चुकी है, आम आदमी पार्टी के टेन्योर में वो हमने हासिल किया। और ऐसी बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं जो पब्लिक के काम थे, पब्लिक के लिए काम थे, जिस उम्मीद से पब्लिक आपको चुनती है, वो सारे कमिटमेंट्स पूरे करने वाले काम थे। सीसीटीवी लगाने से कोई क्राइम रेट में फ़र्क आया? देखिए, सीसीटीवी से डर रहता है क्रिमिनल को। हालांकि दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, और क्राइम को केस को क्रैक करने में, अभी कहीं क्राइम होता है तो सबसे पहले पुलिस वाले जाके पूछते हैं यार वो केजरीवाल वाले कैमरे कहाँ लगे, ढूंढो। तो क्राइम को रोकने में कुछ हद तक, और क्राइम को सॉल्व करने में, उसको पकड़ने में क्रिमिनल को पूरी मदद मिलती है। राइट। आप इलेक्शन कैंपेन्स करते हो, है ना? हर इलेक्शन से पहले आप इवेंट्स पे जाते हो। कोई फ़नी इंसिडेंट आपके साथ हुआ हो? वैसे तो बहुत सारे इस तरीके के इंसिडेंट्स होते रहते हैं। कोई भी जो आप शेयर करना चाहोगे? रिसेंट इलेक्शन में एक मजाक हुआ जो पिछला, हमारे यहाँ भगवंत मान साहब आए हुए थे, साथ में उनकी वाइफ थी। तो प्रोटोकॉल के मुताबिक मेरे को वहाँ पहले स्टेज पे होना था, तो कोई ट्रैफिक जैम फंस गया, तो मान साहब ने मेरे से पहले वहाँ पहुँच के माइक संभाल लिया। तो वहाँ बड़ा अच्छा एक मजाक सा हो गया, क्योंकि वो मिसेज मान मेरे साथ थी। तो मैंने कहा जी ठीक है जी, होम मिनिस्ट्री हमारे साथ थे इसलिए हमारे को कोई डर नहीं था। तो वहाँ बड़ा अच्छा उन्होंने, क्योंकि मान साहब आपस में अपने आप में एक अच्छी पर्सनैलिटी है, तो उन्होंने वहाँ मैनेज कर लिया। हालांकि मेरे को थोड़ा ये था कि वॉयलेशन ऑफ प्रोटोकॉल हो गया, पर उन्होंने अच्छे से संभाल लिया वहाँ पर। मतलब चीफ मिनिस्टर हो या आम आदमी, होम मिनिस्ट्री वाइफ के हाथ में ही रहती है। बिल्कुल। पॉडकास्ट देखते हो कभी किसी पॉलिटिशियन का, कोई फेवरेट सेलिब्रिटी का? हाँ, कोशिश करता हूँ, कई बार कोई अच्छी चीज़ अगर सामने आ जाए तो ज़रूर उसको देखता हूँ। और पॉलिटिकल तो मेरे को लगता है हमारा पूरा दिन का काफ़ी सारा हिस्सा ये सारी चीज़ें तो अपडेटेड रहती हैं। तो कुछ सेलिब्रिटीज़ हो जाएं, दिलजीत दोसांझ के मेरे को पॉडकास्ट बहुत अच्छे लगते हैं, उनकी बातें अच्छी लगती हैं। कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो, टाइम मिले तो उनको सुन लेता हूँ। कोई डाइटिशियन हो, उनको सुन लेता हूँ। तो डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम सोशल मीडिया पे या जो पॉडकास्ट हैं आपके लिए अवेलेबल हो पा रहे हैं, तो देखता हूँ। हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने भी तो पॉडकास्ट दे दिया,
देखा उनकी उनकी जो पॉडकास्ट है वो जो मन की बात है उसमें मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता। मेरे को लोगों के मन की बात सुनने में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, ख़ास तौर पे जिन लोगों ने हमारे को विश्वास से चुना है। अब हमारा टाइम है उनकी बात सुनने का, ना कि अपने मन की बात कहने का। ट्रू। अच्छा, आप पंजाबी हो, इट्स अ फैक्ट। तो ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 कितने फूडी हो? हाँ, पहले तो बहुत था, तो मुझे लगता है थोड़ा टाइम के साथ साथ आपकी फूड हैबिट्स बदलती हैं। पहले मैं नॉन वेज खा लेता था, अब पिछले लगभग 15 साल से मैं वेजिटेरियन हूँ। तो फूडी तो मैं हूँ, पर मेरी फूड की जो वैरायटीज़ हैं, फूड की जो चॉइस है वो चेंज हो चुकी है। कौन सी तो अब क्यूजीन मैं पसंद है? ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाता। मेरे को सिंपल फूड फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सैलेड्स, और मैं बताऊँ मेरी फेवरेट डिश है खिचड़ी। और लोगों को बड़ी हैरानी होती है, एक अच्छा रेस्टोरेंट है वहाँ की खिचड़ी मेरे को बड़ा पसंद है। और मतलब सादा खाना मेरा फेवरेट खाना है। तो नॉन वेजिटेरियन से वेजिटेरियन का जो ट्रांजिशन है, जी, व्हाई दिस सडनली? तो एक बारी हमारे दोस्तों ने और हम सब ने मिलके प्लान किया कि हम आज खुद अपने आप बना के खाएंगे, खुद मार के खाएंगे। तो वो कर लिया उस दिन वो एक्सपेरिमेंट, और उस दिन के बाद से जब मैंने देखा कि यार ये तो बिल्कुल, ये जो इसके अंदर भी प्राण है, तो अपनी टेस्ट के लिए, अपनी भूख मिटाने के लिए कुदरत ने हमारे को बहुत कुछ दे रखा है। तो ये बात लगभग 15 साल से भी ज़्यादा पुरानी हो गई। उस दिन के बाद मैं खा ही नहीं पाया। मतलब मेरे को लग रहा है कि किसी इंसान को मारा जाए तो जितनी कोशिश वो करेगा अपने आप को बचाने की, उतनी ही कोशिश वो जीव भी कर रहा है। तो इतनी सारी ऑप्शंस हैं, इतनी सारी हेल्दी ऑप्शंस हैं, कोई ऐसा बिल्कुल नहीं। अब तो खैर बहुत सारी चीज़ें इसको प्रूव कर चुकी हैं कि वेजिटेरियन डाइट इक्वली एज वेल एज नॉन वेजिटेरियन डाइट, उसमें कई ज़्यादा सप्लीमेंट्स हैं। राइट। तो उस दिन के बाद से वो मैं बिल्कुल वेजिटेरियन बन गया, और मेरे को बड़ी तसल्ली है जो मैं खाता हूँ उसके ऊपर। मैं भी वेजिटेरियन हूँ। तो मैं कभी भी मार्केट से निकलो या ऐसी शॉप्स के, मीट शॉप्स के बाहर से निकलो, तो मतलब जानवर की तड़प देखकर रूह कांप जाती है। मतलब मैं अब किसी जगह बोलता हूँ कि मैं वेजिटेरियन हूँ, तो लोग कहते हैं अरे भाजी कि मैं सरदार नॉन वेज नहीं खाते। करेक्ट, मुझे भी यही तो कमेंट मिलता है। मैं बताता हूँ कि यार कोई साढ़े रिलीजन च कंपल्शन नहीं है तुसी नॉन वेज खाना ही खाना। करेक्ट। बल्कि गुरबाणी में लिखा है, जी दया परवान सच्चे मार्ग चल दे उस्तत करे जहान, 68 तीरथ सगल पुन जी दया परवान। जीवों पे दया करनी है, तो उनको मार के खाना तो कोई दया नहीं है। ये लोगों का एक स्टेरियोटाइप बना हुआ है पंजाबी या सिख लोगों को लेकर। तो फूड हैबिट्स हैं। मैं नॉनवेज खाने वालों को भी मतलब कभी ये नहीं कहता कि तुम वेजिटेरियन बन जाओ। सबकी अपनी अपनी चॉइस है, ये पर्सनल इंडिविजुअल डिसीजन है। मेरे को वेजिटेरियन रहना बहुत अच्छा लगता है और मेरे को बहुत मज़ा आता है, मैं एंजॉय करता हूँ। इतनी सारी डिशेस हैं वेजिटेरियन के लिए भी। आप तो एमएलए भी ऐसी जगह के हो जो इतना फेमस है फूड के लिए। मतलब तिलक नगर के इतने व्लॉग्स हम देखते हैं, पूरे सोशल मीडिया पे फेमस है, फूड हब है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप मुझे अपनी पर्सनल फेवरेट जगह बताओ तिलक नगर में। आप क्या रेकमेंड करोगे कि यहाँ का खाना तो खाना ही चाहिए? देखिए अलग अलग चीज़ें हैं इसमें। आपको अगर आप छोले भटूरे टाइप वाले फूडी हो, जंक फूड खाते हो, तो तिलक नगर में अशोक नगर जगह है, वहाँ रामा के छोले भटूरे हैं, बहुत शानदार, वर्ल्ड फेमस है ना जी। और अगर आप मेरी तरह हो तो कैफ़े डेली हाइट करके एक चेन है रेस्टोरेंट की, मेरे को वहाँ की खिचड़ी बड़ी पसंद है। मतलब सुनने में अजीब लग रहा है, पर आप एक बार ट्राई करोगे आपको, आप रिपीट करोगे उसको बार बार। मुझे अजीब लग रहा है। कैफे डेली हाइट्स इज फेमस फॉर पास्ता इटालियन। हाँ, पर वहाँ खिचड़ी भी उनके मेन्यू में और बहुत बिकती है वो, तो आप ये ज़रूर ट्राई करें। और मैं कई सालों से ये खा रहा हूँ और मैं स्पेशल खिचड़ी खाने जाता हूँ। मेरे जितने सर्कल वाले सबको मालूम है कि मेरे जाते ही अब तो रेस्टोरेंट वाले भी नहीं पूछते, उनको मालूम है ये तो आनी है। तो ये है कलाकंद खाना है तो हमारे यहाँ मोगा स्वीट्स का बहुत अच्छा है। और आपको कुछ चाप रोल और इस टाइप के खाने हैं तो क्वालिटी अशोकनगर बहुत शानदार है। और तिलक नगर मार्केट में एक के बाद एक हर तरीके का, मतलब जितनी भी दुनिया में वेस्ट दिल्ली में वैरायटी मिल रही है वेज नॉन वेज की, आपकी तसल्ली और आपकी सोच से ज़्यादा है वो। तिलक नगर में हर 2 कदम पे खाना है। बिल्कुल खाना ही खाना, और इतनी वैरायटी है, समोसे, कचौड़ी, पकोड़े,
मोमोज, और हर किस दुनिया का मेरे को लग रहा है हर फूड जो तिलक नगर का अगर सर्कल है उसके 1 किलोमीटर के रेडियस में ही आपको इतनी ज़्यादा वैरायटी मिलती है जो दुनिया में कहीं और नहीं मिल सकती। लोग खाने के लिए कंफ्यूज हो जाते हैं कि बिल्कुल। आज क्या खाएं, कौन सी वैरायटी ट्राई करें। बिल्कुल, मेरे ऑफिस में भी आता तो मैं पूछता हूँ हाँ जी दसो जी की खाना है, तो सब कुछ अवेलेबल है, तो आप अपनी पसंद का बताओ क्या खाना चाहते हो। मैं आपकी रिकमेंडेशन के बाद तो पक्का कैफे दिल्ली हाइट्स का वो खिचड़ी बिल्कुल, तो और आप पक्का ट्राई करने उसको वाली हूँ। रिपीट करेंगे बार बार, ये मेरी गारंटी है इस चीज़ की। ठीक है, नेक्स्ट कि आपकी जो ये जर्नी रही है एज अ पॉलिटिशियन, आप पॉलिटिशियन फैमिली से तो नहीं है, बट जो आपकी जर्नी रही है, कोई एक ऐसा हादसा इंसिडेंट जो आपके दिल के बहुत करीब है या जो आपको मतलब आपके दिल को छू गया हो? 2013 के अंदर हमने ये कैंपेन शुरू किया। 2013 से पहले पार्टी नहीं थी। 26 नवंबर 2012 को आम आदमी पार्टी बनी, तो 13 से पार्टी की एक्टिविटी शुरू हो गई। कुछ टाइम बाद मेरे को यहाँ से उम्मीदवार बनाया गया तिलक नगर से। तो हमारा बड़ा सिंपल था कि ये हमारी नए किस्म की राजनीति है, हम वो पैसे खर्च के एमएलए बने फिर एमएलए बन के पैसा कमाएं, इस कल्चर को ख़त्म करने आए हैं। लोगों के बीच में भी ये मैसेज जा चुका था, और कितनी डेप्थ तक ये मैसेज जा चुका था मैं उसका एक बड़ा अच्छा आपको एग्जांपल देने जा रहा हूँ। तब बैटरी रिक्शा नहीं चलते थे, तब वो पैडल वाले मैनुअल रिक्शा चलते थे, और मेरा मंगल बाजार रोड तिलक नगर में ऑफिस है। तो हम सब लोगों से अपील करते थे कि हमें आपके पैसे से डोनेशन लेके हमें इलेक्शन लड़ना है, हमारे पास हम घर से नहीं है पैसे खर्चने के लिए। और ये मैसेज इतना नीचे तक सिंक हो गया कि मेरे ऑफिस के बाहर हमने डोनेशन बॉक्स रखा था, तो जो रिक्शा चलाने वाले लोग थे वो उसमें 10-10 रुपये डाल के जाते थे। और आप मानोगे नहीं, हमारे पूरे दिन की जो रिफ़्रेशमेंट का खर्चा था, हर दिन 1500 से लेकर 2000 तक उस डब्बे में से निकलते थे, और उससे हमारा पूरे दिन का खर्चा निकलता था। इतनी नीचे तक मैसेज सिंक हो चुका था। अच्छा, इसके उल्टे भी कुछ देखने को मिला। बड़े बड़े जो अच्छे वेल ऑफ फैमिली से आते थे, वो पूछते थे भाजी कुछ शराब शरूब दे बिना किवें वोट पैंदी है। मैं कहा जी ਅਸੀਂ शराब ਦੇ बदले वोट नहीं लेनी, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦਾ 5 ਸਾਲ ਤਾਂ वोट दो, पैसे शराब वंड के सानू वोटा नहीं चाहिए। आपने तो शॉक कर दिया उनको। हाँ बिल्कुल। उनकी और सालों की नहीं, बड़े लोग मिले पहले इलेक्शन ਤੇ ਭਾਜੀ ਹੈ ਤੇ ਤਿਲਕ ਨਗਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੰਡੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਕਰਾਰਾ ਤਮਾਚਾ ਉਹ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਿਆ ਜਦੋਂ जो पैसे सोचते सी भी पैसे शराबा वनडे कोई जीत ही नहीं सकता, तो उनके लिए बहुत बड़ा है कि उनके लिए ज़रूर शौक़ था। और मैं सैल्यूट करता हूँ, मैं दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ उन लोगों की जो ये सोच रखते हैं कि पॉलिटिक्स बहुत ही साफ़ तरीके से होनी चाहिए। और दिल्ली वालों ने तो बार बार इस चीज़ को जताया है कि हाँ जी 4 बार पॉलिटिक्स ऐसी आपको होनी चाहिए। 4 बार दिल्ली आपके लोगों ने प्रूव किया मैं शुक्रगुजार हूँ कि हमें चाहिए। इलेक्शन में मेरे को डोनेशन मांगनी नहीं पड़ती, लोग खुद आके जितना मेरे इलेक्शन का खर्चा है उतना खुद से लड़ते हैं कि उन्हें मालूम है 5 साल इसने ईमानदारी से हमारे लिए काम किया है और अब हमारी बारी है, हमने इनके लिए काम करना। बट बहुत बड़ी बात है किसी एक रिक्शे वाले के लिए जो मुश्किल से अपने दिन का खर्चा निकालता होगा इतना हार्ड वर्क करके, उसके लिए वो 10 रुपए की कीमत इज इक्विवेलेंट टू ये उसका उम्मीद और ये उसका विश्वास है। 10 रुपए ये पहले इलेक्शन में उस उम्मीद से डाल रहा था कि ये लोग हमारे लिए कुछ करेंगे, अगली बार आते आते उसका विश्वास बन गया, हाँ इन्होंने हमारे बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनाए, इन्होंने हमारे लिए बिजली फ्री की और नीचे से लेकर ऊपर तक सबके लिए काम किया। जिनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते थे सरकारी स्कूलों को वर्ल्ड क्लास बनाया, जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे प्राइवेट स्कूल वालों की गुंडागर्दी बंद की, फीसें बढ़ानी पे रोक लगा दी, इस तरीके के काम किए। तो सबके लिए सरकार ने काम किया। आज भी ऐसे लोग हेजिटेट करते हैं कि हमें इक्वालिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, उनके मतलब माइंडसेट ही ऐसा कर दिया हमारी सोसाइटी ने कि आप इक्वालिटी आपको नहीं मिलेगी। बिल्कुल। तो राइट टू एजुकेशन जो बहुत ही बेसिक चीज़ है उनके लिए वो कितनी बड़ी बात है कि जब उनका बच्चा पढ़ लिख जाएगा, बिल्कुल नौकरी करेगा, तो वो अपने माँ बाप के लिए एक घर, खाना, कपड़ा और हेल्थ केयर तो एटलीस्ट अफोर्ड कर पाएगा। ये तो मिनिमम चीज़ें हैं जो एक फैमिली की रिक्वायरमेंट है। और मैं ये मानता हूँ कि पढ़ने लिखने के बाद इंसान के
सोचने समझने का, रहने सहने का तरीका बदलता है, उसकी सोच में एक बदलाव आता है। और मुझे लगता है कि ये राइट टू एजुकेशन कानून तो बहुत पहले से बने पड़े हैं, पर सरकारों ने जानबूझ के पढ़ाने की तरफ ध्यान नहीं दिया। राइट। कि फिर ऐसी सरकारों से वो सवाल करेंगे, हाँ जी ये क्यों नहीं हो रहा, आपने ये वादा किया था, ये मैनिफेस्टो में लिख के दिया था, डिलीवर नहीं हुआ। तो सरकारों ने इंटेंशनली भी लोगों को अनपढ़ रखना चाहा। तो मुझे इस चीज़ का फ़ख्र है कि मैं एक ऐसी पार्टी से बिलोंग करता हूँ जिन्होंने ऐसी सरकार चला के दिखाई, जिन्होंने राइट टू एजुकेशन को असल मायने में ऑन ग्राउंड डिलीवर किया। और ऐसा डिलीवर किया कि सरकारी स्कूल के बच्चों ने, सरकारी स्कूल के बच्चों के रिजल्ट्स ने प्राइवेट स्कूल को पीछे छोड़ दिया। करेक्ट। किसी एक गरीब आदमी के बच्चे को जब शिक्षा मिल जाती है, पढ़ाया जाता है, तो वो सिर्फ वो अकेला नहीं पढ़ रहा, उसकी आने वाली सारी जनरेशन अब एजुकेटेड हो जाएगी, उसकी आने वाली जनरेशन सुधर जाएगी। तो हम एक को नहीं बढ़ा रहे, हम आने वाली पता नहीं कितनी पीढ़ियों को सुधार रहे हैं। दैट्स व्हाट आई बिलीव। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। गुरबाणी में भी लिखा है, विद्या विचारी ता परोपकारी। मतलब जो मैंने कहा कि इंसान के सोचने समझने का तरीका बदल जाता है, उसकी सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है। तो विद्या अपने आप में इतनी बेशकीमती चीज़ है जो हर आदमी को मिलनी ही चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जी। आज़ादी से लेके अब तक हम जब भी मिनिस्टर्स को देखते हैं पब्लिक में, तो वो हमेशा वाइट कपड़े पहनना प्रेफर करते हैं, चाहे कुर्ता हो, धोती हो, टोपी हो। और आपको जब भी देखते हैं तो आप हमेशा वाइट टर्बन कैरी करते हो। इसका कुछ खास कारण है? नहीं, वाइट मेरा फेवरेट कलर है, और वाइट सिर्फ मैं टर्बन मेरी वाइट है, मैं इसमें ज़्यादा चॉइसेस मैंने नहीं रखी, मैं वाइट टर्बन ही बांधता हूँ। पर कपड़ों में ऐसा नहीं है कि मैंने सफ़ेद कुर्ता पजामा पहनना है या सफ़ेद ही पहनना है। ये मेरे को लगता है कि ना तो हमारे जो इनको हम फॉलो करते हैं, हमारे कन्वीनर साहब ने कभी, मैंने आज तक उनको वाइट कुर्ते पजामे में नहीं देखा। तो नई किस्म की राजनीति है, कपड़ों से नहीं काम से बचानी जानी चाहिए। मैं जीन्स भी पहनता हूँ, मैं टी शर्ट भी पहनता हूँ, मैं तो स्पोर्ट्स शू में भी घूम लेता हूँ। तो कपड़ों से ज़्यादा कर्मों से पहचान हो आपकी, हम ये फॉलो करेंगे, ये करते हैं। बट वाइट टर्बन का जो ये आपका रूल है, ये बिफोर बीइंग मतलब एमएलए बनने से पहले से चलता आ रहा है या उसके बाद? नहीं, मैं सोशल लाइफ में आया तो मैंने तब से वाइट टर्बन ही बांधी है। मेरे को अच्छा लगता है वाइट कलर, और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं रहती कि क्या कौन से कलर की टर्बन बांधूँ, क्या है। सिर्फ वाइट टर्बन ही मैंने बांधी। इसके बाद आप ये बिलीव करते हो कि कलर्स हमें वाइब्रेशन देते हैं? हाँ, मेरे को थोड़ा पीसफुल लगता है, थोड़ा शांत कलर है, खुशी भी लगती है मेरे को पहन के, और अच्छा लगता है वाइट कलर। मेरा फेवरेट कलर है। मेरा भी फेवरेट कलर है, बट मुझे ये लगता है कि वाइट किसी धर्म, कम्युनिटी, किसी से जुड़ा नहीं हुआ। बिल्कुल, और रंगों को तो कभी जोड़ना भी नहीं चाहिए, धर्म से, कम्युनिटी से लोग जोड़ देते हैं आजकल। वो बड़ा अच्छा किसी ने शेर बोला था कि मैं अमन पसंद हूँ, मेरे शहर में दंगा रहने दो, लाल हरे में मत बांटो, मेरी छत पे तिरंगा रहने दो। तो क्या बात है। रंगों को धर्म से बिल्कुल नहीं जोड़ना चाहिए, कुदरत के रंग है। सही बात है। आने वाले जो बिहार के इलेक्शंस हैं, आपका बिहार में वी ऑल नो कि थोड़ा सा वो है कि वो किसी सरकार को आने नहीं देते, जो एग्जिस्टिंग सरकार है रिपीट नहीं करते। राइट। तो क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी वहाँ पर अपना एक छाप छोड़ पाएगी, आ पाएगी, जीत पाएगी, या लोगों को कन्विंस कर पाएगी कि अब आप चेंज करो और हमें वोट दो? देखिए, आम आदमी पार्टी इस देश की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग पार्टी है। इस साल 2025 के अंदर आम आदमी पार्टी को 26 नवंबर को 13 साल होंगे बने हुए। 13 साल के अंदर दिल्ली के अंदर 3 बार सरकार, पंजाब के अंदर सरकार, बहुत सारी स्टेट्स के अंदर एमएलएज, बहुत सारी कॉरपोरेशन में हमारे मेयर, लोकसभा के अंदर हमारे एमपीज़, राज्यसभा के अंदर हमारे एमपीज़। तो इसका मतलब ये है कि लोग पसंद तो कर रहे हैं आम आदमी पार्टी को, लोग काम की वजह से आम आदमी पार्टी को पसंद कर रहे हैं। जब वो दिल्ली की तरफ देखते हैं, हरियाणा वाले, यूपी वाले, जब दिल्ली वालों के बिल देखते हैं, अच्छा जीरो बिल, हमारे यहाँ तो नहीं आता, तो लोग, हर बंदा चाहता है भी मेरा जीरो बिजली का बिल आए। जब दिल्ली के वर्ल्ड क्लास सरकारी स्कूल देखते हैं तो चाहते हैं हमारे यहाँ भी ऐसे सरकारी स्कूल बने। तो जो आम आदमी पार्टी के काम हैं उसको देखकर हर स्टेट का हर निवासी ये चाहता है कि मेरे यहाँ ऐसी सरकार बने।
पर पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से 13 साल कुछ भी नहीं होते। जिस स्पीड से आम आदमी पार्टी बढ़ रही है तो हर स्टेट के लोग बहुत वेलकमिंग मोड में अभी हमारे यहाँ भी आओ। तो बिहार से भी बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिल रहा है और बिहार में आम आदमी पार्टी सारी सीटों में इलेक्शन लड़ने जा रही है। बाकी मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार के लोगों से हमें पूरा सपोर्ट मिलेगा और अच्छे नतीजे आएंगे। आपका कोई प्लान है आप वहाँ जाके? नहीं, हमारी पूरी टीम आम आदमी पार्टी की वहाँ लगी हुई है। हमारी सारी टीम सारी सीटों पे इलेक्शन लड़ रही है। तो आप ये माने कि बहुत अच्छे से आप पर्सनली कंट्रीब्यूट कर रहे हो जैसे आपने पंजाब के इलेक्शंस में किया था? नहीं, फिलहाल मेरे पास दिल्ली की जिम्मेवारी है। मैं दिल्ली में दिल्ली यूनिट देख रहा हूँ और कभी कभी पंजाब और चंडीगढ़। थैंक यू सो मच हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए। थैंक यू तमीर जी, इतना हम्बल और इतनी ऑनेस्टी से आंसर करने के लिए। और हमारा जो थीम है कि रॉ रहे सब कुछ भी आर्टिफिशियल ना हो, बनावटी ना हो, बस वो मेंटेन करने के लिए। बहुत बढ़िया। और डिकोडेड की सारी टीम का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपका सेटअप बहुत ज़्यादा हाईली प्रोफेशनल है, बहुत पीसफुल है, बहुत अच्छा यहाँ का और है। और आपने बहुत अच्छे से सवाल जवाब और गुफ्तगू की। मैं उम्मीद करता हूँ जल्दी फिर से मिलेंगे। ज़रूर। थैंक यू। थैंक यू।